हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से आ जाइए आप सभी लोग। गुड आफ्टरनून जी, कैसे हैं आप सभी लोग? गुड आफ्टरनून सभी लोगों को, गुड आफ्टरनून, जय हिंद। और आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार शिक्षक बहाली 2023 का आपका टेस्ट नंबर आपका 34। इसके पहले दोस्तों हम लोग 33 टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप पीछे वाला टेस्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको जरूर देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट वहाँ पर टेस्ट लिया गया है, साइंस का, आपका सामान्य अध्ययन का, करेंट अफेयर का। ठीक है, तो चलिए फटाफट आ जाइए। और आज हम लोग देखेंगे सामान्य अध्ययन और करेंट अफेयर के महत्वपूर्ण सवाल जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और ये महत्वपूर्ण आपका 1 to 5 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे ज़्यादा 1 to 5 में आपको 120 सवाल जो पूछा जाएगा वो आपको यहीं से सवाल पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। और ये आपका एनसीईआरटी बेस्ड है आपका, और सारे क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। दोस्तों अगर इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा। 7857824310 हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है, जहाँ पे आपको सारे मटेरियल प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो ये डेली जो क्लास हो रही है ये 3 बजे से डेली चलती है आपको। तो 3 बजे क्लास कैसे मिलेगा? तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाएगा। आप इस क्लास को डेली लाइव देख सकते हैं। टेस्ट नंबर आज हम लोग देखेंगे 34, महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा 50, और इससे संबंधित दोस्तों मैं आपको 200 से ज़्यादा सवाल मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। यानी कि यहाँ पर 250 से 300 सवाल आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, है ना। बड़ा मज़ा आने वाला है दोस्तों। आप पूरा वीडियो देखना है शुरू से अंत तक, फिर आप अपना बताइएगा कि कैसा आपको लगा ये क्लास। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7857824310। गुड आफ्टरनून जी, सभी लोग आ जाइए जल्दी से। 3 बजे से आपकी क्लास शुरू हो जाती है। ठीक है, चलिए यही हमारा व्हाट्सएप है, और यही हमारा जो नंबर है वो फ़ोन पे गूगल पे भी है, जहां अभी चार्ज मात्र 499 चार्ज है, जो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ करके वहां पर पीछे जितनी क्लास हो गई है एनसीईआरटी की, आपकी 1 to 5 की, 9 10th की, है ना, वो सारे आपको यहाँ पर पीडीएफ आपको मिल जाएगा, है ना। जो भी आपका क्लास हो गया है पीछे वाला, चाहे वो हिंदी की क्लास हो, साइंस की क्लास हो, सारे क्लास आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। उसका पीडीएफ है, उसका वीडियो है, सभी चीज़ आपका। मात्र 1 टाइम आपको 499 इसमें चार्ज है। जो भी लोग इस नंबर पे पे करेंगे, तो इस नंबर पे पे करने के बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसी नंबर व्हाट्सएप पर आप भेज दीजिएगा। ठीक है, ये नंबर को सेव कर लेना है और इसी नंबर व्हाट्सएप पर आपको भेज देना है। ठीक है जी, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। फटाफट सभी लोग आ जाइए, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना। चलिए तो फर्स्ट प्रश्न है कि शिक्षा के क्षेत्र में हरटोंग समिति किस वर्ष गठित की गई थी? बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है कि शिक्षा के क्षेत्र में हरटोंग समिति किस वर्ष गठित की गई थी, है ना। तो हरटोंग समिति किससे संबंधित है? ये शिक्षा से संबंधित है। ये जो गठित की गई थी ये आपका 1929 ईस्वी में गठित की गई थी। ठीक है, कब गठित हुई थी? 1929 में ये गठित की गई थी, आपको याद रखना है। किसकी अध्यक्षता में दोस्तों? तो सर फिलिप हरटोंग की अध्यक्षता में 1929 ईस्वी में। ठीक है, अब देखिए शिक्षा से संबंधित कुछ कुछ और चीजें हैं जो आपको पूछा जाता है, जैसे कि सैडलर आयोग, है ना। सैडलर आयोग जो है दोस्तों, सैडलर आयोग कब बनाया गया था? तो 1917 ईस्वी में सैडलर आयोग बना था। ये किससे संबंधित है? तो ये भी आपका शिक्षा से संबंधित है। हंटर आयोग, ठीक है, हंटर आयोग किससे संबंधित है? तो ये भी आपका शिक्षा से संबंधित है। 1882 में दोस्तों ये बनाया गया था। ठीक है, तो ये जो शिक्षा से संबंधित जो महत्वपूर्ण आयोग है आपको पूछा जाएगा एग्जाम में। इसके अलावे भी दोस्तों आपका सर्जेंट समिति, है ना, इसके अलावे भी है सर्जेंट समिति। तो सर्जेंट समिति आपको बनाया गया था आपका कब? तो ये आपका बना था 1944 ईस्वी में। ये भी आपका शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, चलिए तो ये महत्वपूर्ण कुछ शिक्षा से संबंधित आयोग हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है आपका दूसरा नंबर। सभी लोग आ जाइए जी, गुड आफ्टरनून सभी लोगों को। 3 बज गई है और 3 बजे से आपकी डेली टेस्ट चलती है। आज टेस्ट नंबर है आपका 34, है ना। इसके पहले 33 टेस्ट हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अगर पीछे वाला टेस्ट अगर आप नहीं दिए हैं तो वो टेस्ट आप जरूर दे लीजिएगा, बहुत ज़्यादा आपको फायदा करेगा। ठीक है,
चलिए दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से लौह अयस्क में लौह का अंश प्रतिशत सबसे अधिक किस में होता है। देखिए लोहा का जो अयस्क होता है ना, तो 4 अयस्क होते हैं लोहे के भी, है ना। कौन कौन से अयस्क होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। ठीक है, जैसे कोयला 4 प्रकार का होता है ना, उसी प्रकार से लोहा भी आपका 4 प्रकार का होता है दोस्तों। और ये इसका अयस्क होता है, सबसे जो अच्छा लोहा होता है ना, वो आपको पूछा जाता है मैग्नेटाइट। सबसे अच्छा लोहा कौन सा है, तो वो है आपका मैग्नेटाइट, है ना। मैग्नेटाइट हो जाएगा सबसे अच्छा लोहा, और यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें लोहे का जो अंश प्रतिशत होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। इसमें कितना प्रतिशत लोहा होता है, तो 72% इसमें आपका लोहा होता है। ठीक है, अगला है आपका हेमेटाइट। हेमेटाइट में लोहे का प्रतिशत कितना है, ये दूसरे नंबर पर आता है हेमेटाइट, और इसमें लोहे का प्रतिशत है 60 से लेकर के दोस्तों 70% तक आपका। ठीक है, और जो अगला है आपका लिमोनाइट, है ना। जो लिमोनाइट है लोहे का अयस्क, इसमें जो आपका लोहा होता है वो 40 से लेकर के 60% तक होता है। और जो सबसे खराब लोहा है वो है आपका सीडेराइट, जिसमें 40% से भी आपका कम लोहा इसमें पाया जाता है। लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 26 होती है, याद रखना है। ठीक है, और लौह जो होता है, लोहा जो होता है ये चुंबकीय पदार्थ होता है ना जी। तो इतने सारे आपको यहां से ध्यान रखना है, यहां से आपको सवाल पूछ सकता है। अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर। वीडियो को सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा जितने लोग लाइव आ गए हैं। ठीक है जी, 3 बजे से आपकी डेली क्लास होती है। प्रश्न है कि शांता आना निम्न में से किस देश की स्थानीय पवन है, ये बताना है। देखिए शांता आना दोस्तों एक स्थानीय पवन है। पवन भी देखिए 2-3 प्रकार का होता है, एक स्थानीय होता है ना, और भी पवन होता है आपका, है ना। तो ये स्थानीय पवन है, ये किस देश में चलता है, ये कह रहा है सांता आना। तो सांता आना जो चलता है दोस्तों, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में चलती है ये हवाएं। कहाँ, तो कैलिफोर्निया, याद रखना है। कैलिफोर्निया कहाँ है, तो ये है आपका यूएसए में। ठीक है, और ये कैसी हवाएं हैं, तो गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन है ना। ये भी पूछ लेता है दोस्तों, ये कैसी हैं, तो गर्म एवं शुष्क हवाएं हैं। ठीक है, अगला देखिए कुछ और जो आपका प्रश्न जो पूछा जाता है, जैसे मिस्र में एक हवाएं चलती है खमसिन, है ना। मिस्र में एक हवाएं हैं जिसका नाम है आपका खमसिन। ये भी पूछा जाता है कि खमसिन कहाँ की है, मिस्र की स्थानीय पवन है ना। और जापान में एक हवा चलती है दोस्तों आपका यामो। ठीक है, तो यामो जो आपका दोस्तों जो जापान में चलती है ना, ये भी आपको ध्यान रखना, ये भी गर्म और शुष्क स्थानीय पवन है। जो मैं बता रहा हूँ ये सारे स्थानीय पवन है, आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो खमसिन और यामो दोनों गर्म शुष्क है और दोनों स्थानीय है। और संयुक्त राज्य अमेरिका में जो आपका सांता आना चल रहा है ये भी स्थानीय है आपका। ठीक है जी, चलिए हम चलते हैं दोस्तों अगला सवाल। पटना कलम एक क्या है, कई बार पूछा गया दोस्तों पटना कलम के बारे में। पटना कलम देखिए, आपको लग रहा कलम ये लिखने वाला नहीं है, ये चित्रकला शैली है ना। पटना कलम क्या है, तो एक चित्रकला की शैली है। राइट आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, पटना कलम का जो विकास हुआ था ये मुगल वंश के पतन के बाद हुआ था, है ना। पटना कलम का प्रथम चित्रकार कौन थे, तो सेवक राम को माना जाता है। प्रथम चित्रकार किसे माना जाता है, सेवक राम को माना जाता है। ये आप नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पटना कलम के प्रथम चित्रकार। ठीक है जी, चलिए, है ना। इसी प्रकार से आपका देखिए मधुबनी जैसे पेंटिंग है, वो भी आपका बिहार के मधुबनी से संबंधित है, वो पूछा जाता है बार बार एग्जाम में, है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। आपका प्रश्न नंबर है आपका 5। प्रश्न है कि अक्षांश की लगभग 1 डिग्री कितने किलोमीटर के बराबर होता है। अब देखिए अक्षांश और देशांतर तो आपको पता होगा, ये हमारा ग्लोब है, और ग्लोब के ऊपर दोस्तों कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई है ईस्ट टू वेस्ट, है ना। कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई है ईस्ट टू वेस्ट। इसी काल्पनिक रेखा को कहते हैं आपका अक्षांश रेखा, है ना। इसी को क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहा जाता है। इधर पूरब है और इधर आपका पश्चिम है। तो ये टोटल कितने हैं, तो बीच में जो है दोस्तों इसको कहते हैं 0 डिग्री, और 0 के ऊपर है आपका 90, और 0 के नीचे है आपका 90। तो 1 डिग्री और दूसरे डिग्री के बीच में कितने किलोमीटर का अंतर है, ये सवाल पूछ रहा है ना। मानते हैं ये 1 डिग्री है और ये है आपका दूसरा डिग्री है, तो ये दोनों के बीच में कितने किलोमीटर का दूरी है ना। तो 1 डिग्री में दोस्तों 111 किलोमीटर होता है, ध्यान रखना है। यानी कि 1 डिग्री को पार करने के लिए कितना किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा, तो 111 किलोमीटर चलना पड़ेगा अक्षांश रेखा को पार करने में। ठीक है, समझ गए ना। 1 डिग्री में 111 किलोमीटर।
जीरो डिग्री को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं, आपको तो पता ही होगा, है ना। तो इसके ऊपर कितना डिग्री? 90 गो रहता है, इसके नीचे 90 गो रहता है आपका, है ना। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। आपका प्रश्न नंबर है आपका 6 नंबर की, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे जी? तो पहला सवाल तो यही बनता है, स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। इनका मूल नाम कई बार पूछा गया है, यानी कि वास्तविक नाम या फिर मूल नाम। तो इनका मूल नाम है दोस्तों आपका मूल शंकर, है ना। मूल नाम मूल शंकर इनका है, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है ना। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए जी, आर्य समाज की स्थापना हुआ कब था? तो 1875 में हुआ था, ठीक है, याद रखना है 1875 में हुआ था आर्य समाज की स्थापना, है ना, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। आपका प्रश्न नंबर है आपका 7 नंबर, डेट्रायट। जी हाँ, प्रश्न है डेट्रायट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। डेट्रायट जो दोस्तों ये औद्योगिक नगर है और ये किस देश में है? डेट्रायट जो औद्योगिक नगर है ये आपका यूएसए में पड़ता है ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है आपका ये शहर डेट्रायट। डेट्रायट पूछा जाता है ये किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, है ना। डेट्रायट जो है ये औद्योगिक नगर है ना, ये आपका औद्योगिक नगर है डेट्रायट, और ये ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। डेट्रायट किस लिए प्रसिद्ध है? तो डेट्रायट है आपका ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है ना। ढाका, ढाका आप तो जानते ही हैं, ढाका जो आपका बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। ढाका किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ढाका है कालीन उद्योग के लिए, पूछा जाता है मिलाने के लिए दे देगा आपको, है ना। ढाका कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है आपका, है ना। व्लादिवोस्टक, एक शहर का नाम है व्लादिवोस्टक, बताइएगा व्लादिवोस्टक किस लिए प्रसिद्ध है? व्लादिवोस्टक जो है दोस्तों ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये है जहाज निर्माण के लिए प्रसिद्ध है ना, व्लादिवोस्टक। पिट्सबर्ग, कई बार पूछा गया है पिट्सबर्ग, तो पिट्सबर्ग जो शहर है ये किस लिए प्रसिद्ध है? बताना है। पिट्सबर्ग जो शहर है ये किस लिए है? तो लौह अयस्क उद्योग के लिए, है ना। पिट्सबर्ग किस लिए है? लौह अयस्क उद्योग के लिए। और भारत का पिट्सबर्ग किसको कहते हैं? तो भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को कहते हैं, है ना। किसको कहते हैं? जमशेदपुर को कहा जाता है भारत का पिट्सबर्ग। यानी कि पिट्सबर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लौह इस्पात उद्योग के लिए। और भारत का पिट्सबर्ग इसीलिए कहते हैं जमशेदपुर को क्योंकि यहाँ पर लौह इस्पात उद्योग है आपका, है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर। 8 नंबर सवाल है कि 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था? जी हाँ, असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है दोस्तों आपका 1920 से, है ना। 1920 में गांधी जी के द्वारा ये आंदोलन शुरुआत होती है और ये समाप्त कब हो जाती है? तो 1922 में। आखिर ये समाप्त क्यों होता है, यही तो सवाल पूछ रहा है आपसे। तो ये समाप्त हुआ था आपको 5 फरवरी, है ना, 5 फरवरी 1922 को आपका, ठीक है। 5 फरवरी 1922 को होता क्या है? तो गोरखपुर जिला, है ना, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है गोरखपुर जिला, चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में आग लगा दी जाती है, जिसमें दोस्तों 22 पुलिसकर्मियों को जल करके उसमें मृत्यु हो जाती है। और इसके वजह से गांधी जी आहत होकर के मतलब कि असहयोग आंदोलन को क्या करते हैं? वापस ले लेते हैं। एक सवाल पूछा जाता है कि ये जो चौरी चौरा जो घटना हुआ था दोस्तों, है ना, चौरी चौरा जो घटना हुआ था, तो इस घटना के बाद गांधी जी ने क्या कहे थे? तो कहे थे यह हिमालय जैसी भूल है। पूछा जाएगा कि यह हिमालय जैसी भूल है किस घटना के बाद गांधी जी ने कहे थे? तो चौरी चौरा जो घटना हुआ था इसी घटना में कहे थे कि यह जो घटना है ये हिमालय जैसी भूल है। गांधी जी का ये कथन था, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, असहयोग आंदोलन शुरुआत कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था शुरुआत, याद रखना है 1 अगस्त, है ना, 1 अगस्त 1920 को शुरुआत हुआ था असहयोग आंदोलन। कभी कभी पूरा डेट भी पूछ लेता है। वित्त आयोग में कुल कितने व्यक्ति होते हैं? देखिए वित्त आयोग अनुच्छेद कितने में है? तो 280 में है आपका वित्त आयोग, ठीक है। अनुच्छेद कितने में है जी? तो 280 में है। वित्त आयोग में दोस्तों टोटल 5 लोग होते हैं, है ना। टोटल कितने लोग होते हैं? 5 लोग इसमें टोटल होते हैं, 5 व्यक्ति होते हैं, ठीक है। एक अध्यक्ष होता है और 4 इसमें सदस्य होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 4 अन्य क्या होते हैं? सदस्य होते हैं इसके, तो आंसर हो जाएगा आपका 5। अगला प्रश्न चलते हैं आपका, प्रश्न नंबर है आपका 10। वीडियो को सभी लोग लाइक करते चलना है जितने लोग लाइव आ गए हैं। प्रश्न है कि निम्न में से कौन राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति पद पर रह चुके थे? बताइए। राष्ट्रपति बनने से पहले दोस्तों उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति पद पर कौन रह चुके थे? तो वो व्यक्ति थे दोस्तों आपके जाकिर हुसैन, है ना। वो कौन थे? वो थे आपके जाकिर हुसैन थे। उस जाकिर हुसैन जो थे ना, ये पहले आपके उपराष्ट्रपति पर भी रहे थे पद पर, और उसके बाद इनको राष्ट्रपति भी बनाया गया था। आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, है ना। चलिए, जाकिर हुसैन उपराष्ट्रपति के पद पर कब से कब तक रहे थे? तो 1962 से लेकर के 1967 तक आपका रहे थे आपका, है ना। 1962 से 67 तक ये आपका उपराष्ट्रपति पद पर रहे थे। और राष्ट्रपति पद पर ये कब रहे थे? तो 1967 से लेकर के 1969 तक ये राष्ट्रपति के पद पर रहे थे, है ना। ये प्रथम मुस्लिम जो राष्ट्रपति थे जिनका मतलब कि राष्ट्रपति पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये भी सवाल आपको पूछा जाता है, यानी कि राष्ट्रपति पद पर रहते हुए ही प्रथम ये राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु हो गई थी, है ना। जाकिर हुसैन की इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 3 मई 1969 को, है ना। 3 मई 1969 को इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 11 नंबर की, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन था दोस्तों? देखिए, विजयनगर साम्राज्य जो है ना, इसका प्रथम राजवंश जो था वो था आपका संगम वंश, है ना। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? तो ये संगम वंश इसका प्रथम राजवंश था। ये आपको ध्यान रखना है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब होती है? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो 1336 ईस्वी में होती है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। किसने किया था आखिर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना? तो 2 भाई थे, वो दोनों भाई का क्या नाम था? हरिहर बुक्का, है ना। हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम, है ना। हरिहर और बुक्का कह लीजिए, हरिहर और बुक्का ये दोनों भाई थे। ये दोनों ही मिलकर के दोस्तों आपका विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। कब करते हैं? तो 1336 ईस्वी में किया गया था, है ना। और ये किस वंश थे? तो संगम वंश थे आपका विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। संगम वंश में दोस्तों, इस वंश में और कोई विजयनगर साम्राज्य जो शासन करने वाले वंशों का क्रम क्या क्या था? तो सबसे पहले था आपका संगम वंश, है ना। विजयनगर पर राज किया था संगम। फिर उसके बाद आया था सालू वंश, है ना। विजयनगर पर शासन किया था सालू वंश। उसके बाद आया था तुलुब वंश, है ना। उसके बाद आया था तुलुब वंश। उसके बाद आया था अरविडू वंश। ठीक है, तो इतने सारे वंश जो थे वो विजयनगर साम्राज्य पर शासन किए थे आपका। चलिए, तालीकोटा का युद्ध कब होता है? तो 1565 में होता है, वो भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर कि मुगल शासक अकबर किस वर्ष कश्मीर पर अधिकार किया था? सॉरी, मुगल शासक जो अकबर था दोस्तों, ये कश्मीर पर अधिकार किया था। ये कब किया था? तो 1586 ईस्वी में किया था आपका। ठीक है, मुगल शासक अकबर ने 1586 ईस्वी में अकबर आपका कश्मीर पर अधिकार ये कर लिया था। ये आपको ध्यान रखना है। और महाराणा प्रताप के साथ जो इनकी लड़ाई होती है कब होती है? तो हल्दी घाटी का युद्ध, ये पूछा जाता है। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच जो हल्दी घाटी का युद्ध होता है दोस्तों, ये कब होता है बताइएगा। तो हल्दी घाटी का युद्ध होता है आपको 1576 में, कई बार एग्जाम में आपका पूछा गया है ना। ये 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। 18 जून 1576 को अकबर की सेना और मेवाड़ के जो महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। ठीक है, और गुजरात विजय कब किए थे अकबर जी? तो 1572 में, और उसी के बाद फतेहपुर सीकरी का निर्माण किए थे आपका। अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर, कह रहा है निम्न में से किस विद्वान का यह मानना था कि आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत क्षेत्र में है? देखिए, आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ है? तिब्बत क्षेत्र में है। ये किसका मानना था दोस्तों? तो ये दयानंद सरस्वती जी का ही मानना था कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान है वो कहाँ है? तो वो है आपका तिब्बत क्षेत्र में। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार दोस्तों आर्यों का मूल निवास स्थान आर्कटिक प्रदेश था। आपसे पूछा जाएगा कि बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्यों का मूल निवास कहाँ था? तो आर्कटिक प्रदेश था, है ना। सबका अपना अपना यहाँ पर ओपिनियन था, है ना। मेरे अनुसार वहाँ है, मेरे अनुसार वहाँ है ना। हम लोग को याद करना पड़ता है कि नहीं। तो बाल गंगाधर तिलक के अनुसार जो आपका आर्यों का मूल निवास स्थान था वो आर्कटिक था आपका। और एक पूछा जाता है विलियम जोन्स, तो विलियम जोन्स के अनुसार आर्यों का जो मूल निवास स्थान था वो यूरोप था, है ना। तो सबका अपना अपना ओपिनियन है। तो विलियम जोन्स के अनुसार दोस्तों आर्यों का मूल निवास स्थान यूरोप था। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्कटिक था। स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार तिब्बत में था।
और दोस्तों याद रखिएगा मैक्स मूलर ने, है ना, तो मैक्स मूलर ने सर्वप्रथम माना था कि आर्य जो है ये आपका भारत आने से पहले ये मध्य एशिया में निवास करता था। ठीक है, तो मध्य एशिया किसने बताया था? मैक्स मूलर ने बताया था आपका। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर, शिल्प वेद किस वेद का उपवेद है? शिल्प वेद जो है ये किस वेद का उपवेद है? तो शिल्प वेद जो है दोस्तों ये अथर्व वेद का, है ना, शिल्प वेद जो है ये अथर्व वेद का आपका उपवेद है। आपसे पूछ सकता है आयुर्वेद, आयुर्वेद जो है आपका दोस्तों, है ना, आयुर्वेद जो है ये किसका उपवेद है? तो आयुर्वेद जो है ये ऋग्वेद का उपवेद है ना, आयुर्वेद जो है ये ऋग्वेद का उपवेद है, ये आपको ध्यान रखना है। धनुर्वेद दोस्तों किसका उपवेद है? तो धनुर्वेद जो है ये अजुर्वेद का उपवेद है। और गंधर्व वेद जो है ये सामवेद का उपवेद है। ठीक है, तो ये उपवेद भी कभी कभी आपको पूछ लेगा। चलते हैं, अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर। 15 नंबर है कि राज्य निर्वाचन आयोग निम्न में से किसके निर्वाचन का कार्य करता है? राज्य निर्वाचन आयोग, देखिए राज्य निर्वाचन आयोग जो कार्य करेगा, है ना, किसका निर्वाचन करेगा? तो ये पंचायती राज और नगर निकाय संस्थाओं का ये कार्य करता है आपका। ठीक है, याद रखिएगा, पंचायती राज और नगर निकाय संस्थाओं का ये मतलब कार्य करता है, यानी कि आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सी नंबर, आपका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है जी, याद रखिएगा। राज्य निर्वाचन आयोग जो है दोस्तों इसका गठन किया गया था अनुच्छेद कितने के तहत? तो याद रखिएगा राज्य निर्वाचन आयोग जो है ये अनुच्छेद कितने के तहत? 243 के तहत, है ना, 243 के तहत इसका गठन किया गया था राज्य निर्वाचन आयोग को, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर। 16 नंबर है कि बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान, है ना, बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत होती है 26 अक्टूबर 2019 को, है ना, 26 अक्टूबर 2019 को इसकी शुरुआत होती है। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। देखिए जल जीवन हरियाली अभियान जो है दोस्तों ये बिहार में शुरू किया गया था 26 अक्टूबर 2019 को। आप एक अभियान का नाम सुने होंगे जल जीवन मिशन, तो जल जीवन मिशन ये केंद्र सरकार का है और इसकी शुरुआत हुई थी आपका जल जीवन मिशन की तो 15 अगस्त 2019 को, है ना, 15 अगस्त 2019 को इसकी शुरुआत होती है जल जीवन मिशन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, और इसी मिशन को दोस्तों मतलब बिहार में चेंज करके बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान शुरू किया गया था आपका। ठीक है, इस योजना में दोस्तों टोटल कितना खर्च आएगा? तो 24,524 करोड़ रुपया इस पर खर्च आएगा आपका। ठीक है, ये कुछ करेंट प्रश्न था तो आपको ध्यान रखना है। अगला है देव समाज के संस्थापक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, देव समाज। देखिए देव समाज की स्थापना होती है 1887 में, है ना, देव समाज की स्थापना कब होती है? तो 1887 में इसकी स्थापना होती है और इसके संस्थापक कौन थे? तो शिव नारायण अग्निहोत्री, शिव नारायण अग्निहोत्री। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा। शिव नारायण अग्निहोत्री ने दोस्तों लाहौर में आपका देव समाज की स्थापना किए थे। तो ये कहाँ किए थे? तो लाहौर में किए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो मैं चलता हूं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 18 नंबर। कह रहा है कि मूक नायक समाचार पत्र का प्रकाशन किनके द्वारा किया गया था? मूक नायक, देखिए मूक नायक समाचार पत्र से संबंधित व्यक्ति कौन थे? तो वो हमारे भारत के सबसे बुद्धिजीवी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा ही ये दोस्तों समाचार पत्र संबंधित है। इस समाचार पत्र का जो प्रकाशन हुआ था वो कब हुआ था? तो 1920 ईस्वी में इसका प्रकाशन शुरू हुआ था। ठीक है, 1920 ईस्वी में इसका प्रकाशन शुरू हुआ था, जनवरी 1920 में इसका प्रकाशन शुरू हुआ था। ठीक है जी, चलिए तो अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 19 नंबर। निम्न में से कौन बिहार के कृषक नेता थे? है ना, यानी कि बिहार के कृषक नेता कौन थे? कृषि से संबंधित नेता जो थे दोस्तों, तो देखिए स्वामी विद्यानंद, स्वामी सहजानंद और कार्यानंद, है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। ऐसे सबसे ज़्यादा ऑप्शन में जो दिया जाता है वो सहजानंद दिया जाता है और विद्यानंद और कार्यानंद शर्मा जो थे ये भी कृषि से ही संबंधित थे, है ना, कृषक नेता ही थे, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, है ना। राहुल संकृत्यायन, पंचानन शर्मा, मोहम्मद जुबैर ये भी बिहार के किसान ही थे आपका। ठीक है, ये बिहार के कौन थे? तो किसान थे, है ना। चलिए भाई साहब
नेक्स्ट प्रश्न है आपका 20 नंबर। 20 नंबर है कि किसने चंपारण के किसानों की दुर्दशा को लेखन के द्वारा दुखी, दुखी आत्मा और दुखी हृदय के उपनामों से माध्यम से उजागर किया है। जी हाँ दोस्तों, वो चंपारण के किसान कौन थे, है ना, जो आपका चंपारण में जो इतने ज़्यादा अंग्रेजों के द्वारा जो किया जा रहा था तिनकठिया पत्ती के विरुद्ध, है ना, तो वो कौन थे दोस्तों, है ना, जिसने अपने लेख के द्वारा बताया था दुखी, दुखी आत्मा एवं दुखद हृदय जैसे उपनामों से इसको माध्यम से उजागर किया था। तो वो व्यक्ति थे आपके, वो व्यक्ति का नाम था दोस्तों आपका पीर मोहम्मद मोनिस, है ना, क्या नाम था, पीर मोहम्मद मोनिस नाम था। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, पीर मोहम्मद मोनिस को चंपारण सत्याग्रह का कलमकार कहा जाता है। ठीक है जी, याद रखना है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 ईस्वी में हुआ था। गांधी जी का प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह था। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कपास की मिट्टी को क्या कहते हैं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कपास की मिट्टी, देखिए कपास की मिट्टी, कपास जो उत्पादन होता है दोस्तों ये किस मिट्टी में होता है, तो काली मिट्टी में होता है, आपको पता होगा, है ना। तो आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर बी, यानी कि रेगुर मिट्टी। कपास की काली मिट्टी को आपको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, ये को आपको ध्यान रखना है। रेगुर मिट्टी को दोस्तों रूस में क्या कहते हैं, पूछा जाता है कई बार कि रेगुर मिट्टी को रूस में कहा जाता है चारनोजम मिट्टी, है ना, क्या कहते हैं, चारनोजम मिट्टी इसको कहा जाता है रूस में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, चारनोजम मिट्टी कहते हैं रूस में आपका। काली मिट्टी भारत में कहाँ कहाँ है दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा गुजरात और महाराष्ट्र में आपको मिलेगा काली मिट्टी, और काली मिट्टी में ही कपास का उत्पादन होता है। इसीलिए कपास के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, तो प्रथम राज्य हो जाएगा आपका गुजरात राज्य हो जाएगा। ठीक है, कपास के उत्पादन में गुजरात अभी प्रथम राज्य पर है। काली मिट्टी जो होता है ये नमी धारण करने की क्षमता इसमें ज़्यादा होता है। ठीक है, ये जो मिट्टी होती है ना बहुत ज़्यादा चिपचिपी होती है आपका। ठीक है, और इस ये आपको ध्यान रखना है। काली मिट्टी, काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। और बेसाल्ट चट्टान का निर्माण कैसे होगा, तो आग्नेय चट्टान से। आपका प्रश्न है कि इनमें से कौन से खनिज केरल तट पर बालू के रूप में मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। कौन सा खनिज है जो केरल तट पर बालू के रूप में मिलता है, वो है आपका थोरियम, है ना। वो क्या है दोस्तों, थोरियम जो है खनिज ये केरल तट पर बालू के रूप में मिलता है। थोरियम क्या है, तो ये एक रेडियो एक्टिव तत्व है ना। और थोरियम का उपयोग हम लोग करते हैं परमाणु ऊर्जा संयंत्र में, है ना। इसका उपयोग कहाँ होता है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र में होता है। थोरियम के भारत के पास दोस्तों थोरियम आधारित रिएक्टर से ऊर्जा उत्पन्न करने का भी तकनीक हमारे पास नहीं है, लेकिन इसका तकनीक आ जाएगा तो हम लोग काफ़ी आगे निकल सकते हैं। अगला प्रश्न है कि आपका दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण भारत, हमारा दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन कहाँ होता है, तो वो राज्य हो जाएगा दोस्तों आपका तमिलनाडु। देखिए कभी कभी महाराष्ट्र भी दे देता है आंसर, है ना, लेकिन आप गूगल करके देखिएगा तो तमिलनाडु ही मिलता है ना। लेकिन कहीं कहीं महाराष्ट्र भी आपको आंसर दिया गया है कि दक्षिण भारत में सबसे अधिक गन्ना महाराष्ट्र में होता है ना। उत्तर भारत में होता है आपका उत्तर प्रदेश में। दक्षिण भारत में कभी महाराष्ट्र देता है, कभी आपका तमिलनाडु दे देता है, आपका ध्यान रखना है। सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो उत्तर प्रदेश में होता है। और गन्ना के मिलों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है, तो वो महाराष्ट्र में है ना। सर्वाधिक मिल की संख्या महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। और सर्वाधिक रबर उत्पादन कहाँ होता है, केरल में होता है। और केसर का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, जम्मू कश्मीर में होता है केसर। ठीक है जी, चलिए, और अंगूर का उत्पादन नासिक महाराष्ट्र में होता है। अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर। निम्न में से किसे पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। देखिए पुनर्जागरण का अग्रदूत जो मानते हैं ये दाते को माना जाता है ना। कवि दाते जो हैं इनको माना जाता है पुनर्जागरण का अग्रदूत। देखिए बहुत सारे लोग राजा राम मोहन राय भी मार रहे हैं, तो ये गलत है। राजा राम मोहन राय को क्या माना जाता है मैं आपको अभी बताऊंगा, है ना। ये मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि राजा राम मोहन राय को दोस्तों क्या माना जाता है ना। तो राजा राम मोहन राय को भारतीय नव जागरण का अग्रदूत माना जाता है ना। और पुनर्जागरण का अग्रदूत जो है वो दाते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ होता है, तो इसका प्रारंभ होता है दोस्तों आपका इटली में। कहाँ होता है, इटली में इसका प्रारंभ होता है। फ्लोरेंस नगर से माना जाता है और जन्म दाते का यही हुआ था, इसीलिए पुनर्जागरण के जो अग्रदूत है वो दाते हैं आपका। ठीक है जी, चलिए
धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक मार्टिन लूथर को माना जाता है, जो जर्मनी के थे, है ना। अब देखिए मैं राजा राम मोहन राय के बारे में कुछ बता दूं थोड़ा सा, ये भी पूछा जाता है कि भारतीय नव जागरण का अग्रदूत कौन है? तो राजा राम मोहन राय है, ठीक है। आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारतीय पत्रकारिता का जनक किनको कहते हैं? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। तो 2-3 सवाल राजा राम मोहन राय से पूछा जाता है। ब्रह्म समाज की स्थापना भी इन्होंने ही किया था 1830 में। सती प्रथा का उन्मूलन करने में इनका बहुत बड़ा योगदान था 1829 में दोस्तों, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हम चलते हैं, प्रश्न नंबर है 25 नंबर। प्रश्न है कि किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया था? देखिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व जो सुभाष चंद्र बोस किए थे वो 1943 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? 1943 में किए थे दोस्तों, आपका 1943 ईस्वी में किए थे, ध्यान रखना है ना। आंसर हो जाएगा हमारा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि संघीय सरकार की सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? बताइए दोस्तों, संघीय सरकार, है ना, जो संघीय सरकार है इसका सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? संघीय सरकार की जो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, ये संघ और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन, ये सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है संघीय सरकार की। संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? कमेंट करके बताना है। संघीय व्यवस्था ली गई है दोस्तों आपका कनाडा से। कहाँ से? कनाडा से ली गई है। और संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो संसदीय व्यवस्था ली गई है आपको ब्रिटेन से। कहाँ से दोस्तों? ब्रिटेन से ली गई है संसदीय व्यवस्था, आपको ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 27 नंबर। 27 सवाल कह रहा है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष से ही व्यय के प्रत्येक मद का, है ना, व्यय के प्रत्येक मद का नया मूल्यांकन करके बजट बनाना क्या कहलाता है? देखिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक मद का नया मूल्यांकन करके बजट बनाना को कहते हैं जीरो बेस्ड बजट, है ना। जीरो आधारित बजट इसी को कहा जाता है, यानी कि आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा। कई बार ये सवाल आपका पूछा गया है, जीरो बेस्ड बजट कैसे बनता है दोस्तों? तो प्रत्येक वित्तीय वर्ष प्रत्येक मद का, है ना, मूल्यांकन करके बजट तैयार करना ही जीरो बेस्ड बजट कहलाता है, यानी कि शून्य आधारित बजट। शून्य आधारित जो बजट है इसको किसने दिया था? तो अमेरिकी अर्थशास्त्री थे पीटर पायर, है ना। पीटर पायर के द्वारा ये तैयार किया गया था शून्य आधारित बजट सबसे पहले, है ना। चलिए तो अगला प्रश्न हम चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर है 28 नंबर। 28 सवाल कह रहा है कि यदि राजकोषीय घाटे से ब्याज भुगतान निकाल दिया जाए तो शेष बराबर क्या बचेगा? राजकोषीय घाटा से अगर आप ब्याज भुगतान को निकाल देंगे तो शेष बराबर क्या बचेगा? तो शेष बराबर प्राथमिक घाटा बचेगा। क्या बचेगा? प्राथमिक घाटा बचेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। प्राथमिक घाटा बराबर क्या होता है? राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज की भुगतान, ठीक है, याद रखना ये फॉर्मूला। प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज की भुगतान। और राजकोषीय घाटा बराबर क्या होता है? कुल बजटीय घाटा जोड़ कुल ऋण होता है। और राजकोषीय राजस्व घाटा बराबर क्या होता है? कुल राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय। चलते हैं, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 29 नंबर। वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज दोस्तों एक लाइक जरूर कर देना है। 3 बजे से आपकी डेली लाइव चलती है, तो 3 बजे आपको पधारना है यहाँ पर। 3 बजे कैसे ज्वाइन करना है? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसका पीडीएफ नोट्स के लिए आप हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं 78 57 82 43 10, ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहीं पर आपको पीडीएफ नोट्स आपको प्राप्त होगा। प्रश्न है कि औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी दोस्तों? औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? वो कौन थे? गुरु हरगोविंद, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो देखिए 2 सिख गुरुओं की हत्या होती है आपको, है ना। 2 सिख गुरु की हत्या होती है, वो कौन कौन थे मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो औरंगजेब की हत्या होती है दोस्तों आपका, है ना, और सॉरी औरंगजेब के द्वारा हत्या कराया गया था, है ना, सिख गुरु। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या कराया था? तो औरंगजेब करवाया था आपका गुरु तेग बहादुर की। कहाँ गए गुरु तेग बहादुर जी? हाँ, गुरु तेग बहादुर जो थे ये आपको 9वें गुरु थे। कौनवें गुरु थे? तो गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे, और इनकी हत्या होती है 1675 ईस्वी में आपका, ठीक है, 1675 ईस्वी में 9वें गुरु हत्या होती है गुरु तेग बहादुर की औरंगजेब के द्वारा।
ठीक है जी, याद रखना है। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिख धर्म के अगर पूछा जाए संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे आपके गुरु नानक। ठीक है, गुरु नानक थे इसके संस्थापक। गुरु नानक का जन्म कब होता है दोस्तों? तो 1469 ईस्वी में गुरु नानक जी का जन्म होता है। सिखों के कितने गुरु हुए? तो टोटल 10 गुरु हुए, है ना, याद रखिएगा। अगला जो जिनका जी हत्या हुआ था वो थे आपके गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव को भी दोस्तों हत्या करवा दिया गया था, किसके द्वारा? तो जहांगीर के द्वारा, है ना। किसने हत्या किया था? गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने किया था। 1606 ईस्वी में इसकी हत्या की गई थी गुरु अर्जुन देव की। गुरु अर्जुन देव जो थे दोस्तों, ये आपके 5वें गुरु थे, है ना। ये कईवें गुरु थे? 5वें थे। और गुरु तेग बहादुर आपके 9वें गुरु थे आपका। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आपका 30 नंबर सवाल। 30 नंबर है कि 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन के दौरान राहुल सांकृत्यायन किस क्षेत्र से सक्रिय थे? देखिए 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरुआत होता है 1 अगस्त 1920 को, और राहुल सांकृत्यायन बिहार से संबंधित थे। और बिहार में किस क्षेत्र से सक्रिय थे? तो वो हो जाएगा छपरा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि बिहार के व्यू से, है ना, असहयोग आंदोलन से ये छपरा से आपके सक्रिय थे दोस्तों राहुल सांकृत्यायन। इनका वास्तविक नाम पूछा जाता है, राहुल सांकृत्यायन का वास्तविक नाम क्या था? तो केदारनाथ पांडे, है ना। इनका वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? केदारनाथ पांडे, याद रखिएगा, केदारनाथ पांडे इनका वास्तविक नाम था आपका। ठीक है, चलिए अब एक सवाल बनता है कि आखिर जो 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरुआत हुआ था, आखिर क्यों हुआ था? कई बार ये सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत आखिर क्यों हुई थी। देखिए इसका बहुत कारण था। असहयोग आंदोलन शुरुआत होने का बहुत कारण था। एक तो प्रथम विश्व युद्ध आपका समाप्त हुआ था 14 से 18 तक, उसमें बहुत सारे भारतीय लोगों की मृत्यु हुई थी, बहुत सारे सेनाओं की, है ना। उसके अलावा आपका 1919 में रॉलेट एक्ट आया था, उसके वजह से खिलाफत आंदोलन हुआ था, रॉलेट एक्ट हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, है ना। ये बहुत सारे ब्रिटिश का दमनकारी जो आपका नीति था, इसके खिलाफ में ही दोस्तों असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है डिटेल में जाकर के, तो ये आप ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 31 नंबर। कह रहा है बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य बताना है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए बांग्लादेश से भारत की दोस्तों कौन कौन से राज्य सीमा बनाती है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आपको पूछा जाता है ना। तो मैं आपको थोड़ा सा फिगर के माध्यम से भी थोड़ा सा यहाँ पर समझाने का प्रयास करता हूँ आपको। ठीक है, देखिए ये रहा आपका बांग्लादेश, है ना, ये रहा आपका बांग्लादेश। ठीक है, यही है दोस्तों आपका बांग्लादेश। ठीक है, ये है आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत से सबसे लंबी सीमा बनाती है ना। बांग्लादेश भारत से सबसे लंबी सीमा बनाती है और इसकी सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो आप याद रखना है 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर। पहला नंबर पे आपका बांग्लादेश ही है। सबसे कौन कौन से सीमा बनाएगा? तो पश्चिम बंगाल, है ना। आपका यहाँ पर मिलेगा इसको पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से जैसे ही पश्चिम बंगाल आपको यहाँ तक फैला हुआ है, इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा है असम, है ना। असम के बाद मिलेगा इसको मेघालय, मेघालय के बाद फिर इसको असम मिलेगा, फिर आपको दोस्तों ये त्रिपुरा मिलेगा और ये मिजोरम मिलेगा। अब इसको छाट लीजिए। पश्चिम बंगाल तो है ही, नागालैंड दोस्तों इसमें नहीं है, तो ऑप्शन ए आपका खत्म हो गया। नागालैंड ऑप्शन बी में भी है, तो ये भी खत्म हो गया, है ना। सी में देखते हैं मेघालय है, असम है, पश्चिम बंगाल है और त्रिपुरा है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, है ना। मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। टोटल लंबाई कितनी है? तो 4096 किलोमीटर, है ना। 4096.6 भी आप याद रख सकते हैं, है ना। टोटल इतनी लंबाई है बांग्लादेश के साथ। आपसे एक सवाल है कि बांग्लादेश और भारत की जो सीमा रेखा है इसका नाम क्या है? तो इसका भी नाम दोस्तों रेड क्लिफ लाइन ही है आपका। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर पहला तो मैंने आपको बता दिया कि पहला कौन है, तो बांग्लादेश है आपका सबसे लंबी सीमा रेखा वाला। दूसरा कौन है भाई साहब, हमको ये बताइए। दूसरा देश कौन है भारत के साथ सीमा लगने वाला सबसे लंबी देश? तो वो हो जाएगा आपका चाइना, है ना। दूसरे नंबर पर आता है आपका चीन, है ना। दूसरे नंबर पर चीन आता है। और चीन के साथ भारत की कितने किलोमीटर लंबी आपको सीमा रेखा है? तो 3488 किलोमीटर। ठीक है, 3488 किलोमीटर दोस्तों ये आपको चाइना के साथ हमारा सीमा लगता है। भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसको क्या कहते हैं? तो भारत चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसको कहते हैं मैकमोहन रेखा।
क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा दोस्तों कहाँ है, तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। मैकमोहन रेखा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक सवाल पूछा जाता है कि बांग्लादेश से घिरा हुआ, है ना, बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ राज्य कौन सा है। तो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ जो राज्य है वो है आपका त्रिपुरा, है ना, वो है आपका त्रिपुरा। आप देखिएगा आपको इंडिया के मैप में, तो त्रिपुरा जो है ना दोस्तों ऐसे है त्रिपुरा आपका, है ना, तो इधर भी बांग्लादेश है, नीचे भी बांग्लादेश है और इधर भी बांग्लादेश है ना, 3 ओर से बांग्लादेश घेरे हुए है आपको इसको, ठीक है। तो इतना सारा सवाल आपको बता दिया गया, है ना। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू किया गया था। देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लाया गया था और इसको लागू कब किया गया था, 2009 में ये आया था आपका, है ना, और ये लागू हुआ था आपका 1 अप्रैल 2010 से, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2010 से ये आपका लागू हो जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान, हमको आप बताइए कि सर्व शिक्षा जो अभियान था दोस्तों ये शुरुआत कब हुई थी, है ना। तो सर्व शिक्षा अभियान बताइए, तो सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब होती है, तो सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत होती है 2001 ईस्वी में इसकी शुरुआत होती है सर्व शिक्षा अभियान की, ठीक है। शिक्षा नीति कब लाया गया था, तो शिक्षा नीति सबसे पहले 1968 ईस्वी में लाया गया था, है ना, 1968 ईस्वी में। एक क्वेश्चन पूछा जाता है नई शिक्षा नीति, है ना, नई शिक्षा नीति दोस्तों बताइए नई शिक्षा नीति कब आया था, तो नई शिक्षा नीति आया था 1986 ईस्वी में। नई शिक्षा नीति 1986 ईस्वी में, और कोठारी आयोग भी शिक्षा से संबंधित ही था, है ना। एक क्वेश्चन पूछा जाता है संशोधित नई शिक्षा नीति, तो संशोधित नई शिक्षा नीति आया था 1992 में आपका, है ना, 1986 को ही संशोधित कर दिया गया था और उसी को नाम दिया गया संशोधित नई शिक्षा नीति, है ना। अभी जो वर्तमान में हमारा जो शिक्षा नीति है वो है 2020, है ना, 2020 जो नई शिक्षा नीति है ना, 2020 जो नई शिक्षा नीति में इसमें मानव संसाधन और विकास मंत्रालय, पहले जो नाम था मानव संसाधन और विकास मंत्रालय का नाम बदल दिया गया और इसका नाम बदल करके रखा गया शिक्षा मंत्रालय। कब किया गया था, 2020 में। 2020 में ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति आता है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आया है, तो 2020 में आया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति। और दोस्तों ये किस समिति के लाया था इसको, तो के कस्तूरी रंगन समिति के सिफारिश पर लाया गया था। किस समिति के सिफारिश पर, तो के कस्तूरी रंगन, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 2020 का नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, है ना, ये ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 32 नंबर। कल्याणकारी राज्य मूलतः विश्लेषण है। कल्याणकारी राज्य, देखिए कल्याणकारी राज्य जो ये है आपका, इसको हम क्या कह सकते हैं, कल्याणकारी राज्य मतलब होता है उदारवाद और समाजवाद का संश्लेषण जिसमें होगा उसी को कहेंगे हम कल्याणकारी राज्य, है ना। उदारवाद और समाजवाद का संश्लेषण, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही जवाब, है ना। आंसर क्या हो जाएगा जी, आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा। कल्याणकारी राज्य किसे कहिएगा, कल्याणकारी राज्य आप किसे कह सकते हैं, तो राज्य प्रशासन जो लोग के कल्याण पर आधारित हो, है ना, उसे ही कल्याणकारी राज्य कहा जाता है ना। लोगों के कल्याण पर आधारित जो राज्य हो, है ना, उसी को कल्याणकारी राज्य आप कहिएगा, है कि नहीं। तो आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों, इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा, है ना। अब जैसे कि नीति निर्देशक तत्व जो हमारा है भाग 4 में 36 से 51 अनुच्छेद तक है, आयरलैंड से लिया गया है। ये किस पर आधारित है, तो कल्याणकारी राज्य पर ही अवधारणा पर आधारित है आपका नीति निर्देशक तत्व हमारा, ठीक है, याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैज्ञानिक समाजवाद, हमें बताइएगा कि वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कौन है ना। वैज्ञानिक समाजवाद के जनक बताइए, तो वैज्ञानिक समाजवाद के जनक जो है दोस्तों वो है आपके कार्ल मार्क्स। कौन है, कार्ल मार्क्स जो है दोस्तों ये वैज्ञानिक समाजवाद के आपके जनक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 34 नंबर। 34 है कि संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक क्या है। देखिए भारतीय संसद के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। अगर राष्ट्रपति किसी प्रकार का गलत करते हैं तो उनको महाभियोग के तरीके से उनके पद से हटाया जा सकता है ना। महाभियोग जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये अनुच्छेद कितने में है, तो अनुच्छेद 61 में है। अनुच्छेद कितने में है, तो अनुच्छेद आपका 61 में है महाभियोग, ये आपको याद रखना है, ठीक है। महाभियोग जो है दोस्तों ये किसी भी सदन में लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि ये सब मतलब पहले जिस सदन में लाया जाएगा, है ना, जैसे कि मान लिया जाए ये पहले आपका लोकसभा में आया तो लोकसभा के सदस्यों का 1/4, है ना, लोकसभा के सदस्यों का 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर प्रस्ताव पर होना चाहिए, तभी ये आ सकता है। और महाभियोग लाने से पहले 14 दिन पहले दोस्तों राष्ट्रपति को सूचना देना पड़ता है कि आपके ऊपर महाभियोग लगाया जा रहा है, ठीक है।
तो ये सारे चीज आपको याद रखना पड़ेगा। महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो महाभियोग जो ली गई है दोस्तों ये यूएसए से ली गई है ना। कहाँ से ली गई है, यूएसए यानी कि अमेरिका से लिया गया है महाभियोग की प्रक्रिया आपका। चलिए, तो बहुत सारा चीज आपको इसके बारे में समझा दिया गया, अब आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, प्रश्न पूछ रहा था कि संसद भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग क्या है, तो महाभियोग जो है दोस्तों एक वैधानिक प्रक्रिया है, सॉरी एक वैधानिक नहीं, एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, वैधानिक नहीं, एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है ना। ये क्या है, तो एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, है ना। महाभियोग क्या है, तो ये का दोस्तों अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा देश जो है वो बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, बताइए बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। देखिए बिम्स्टेक का सदस्य कौन नहीं है दोस्तों, तो वो हो जाएगा मालदीव, है ना। मालदीव नहीं होगा बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है बताना है हमको। बिम्स्टेक को आप ऐसे लिखिएगा BIMSTEC, ये हो गया आपका बिम्स्टेक। बिम्स्टेक की स्थापना होती है 1997 में, कब होती है, 1997 में इसकी स्थापना होती है। बिम्स्टेक में कितने सदस्य हैं, कौन कौन से सदस्य हैं, तो बिम्स्टेक में यानी कि जो बंगाल की खाड़ी के जो पड़ोसी देश हैं, है ना। बिम्स्टेक का मतलब ही होता है बंगाल की खाड़ी के मतलब कि जो उसके पड़ोसी जो आर्थिक सहयोग उपक्रम से संबंधित है आपका, यानी कि बंगाल की खाड़ी के से तटवर्ती या समीपी देशों का एक आर्थिक सहयोग संगठन है आपका, ठीक है, बिम्स्टेक, है ना। तो तटवर्ती होना चाहिए बंगाल की खाड़ी से। तो बंगाल की खाड़ी से कौन कौन सटा हुआ है, भारत हो जाएगा इसमें, है ना। आपको सोचना है भारत है ना, तो भारत तो आपका इसमें होगा ही। भारत के अलावा कौन कौन हो जाएगा इसमें, तो भारत है, भूटान है, ठीक है, भूटान भी है इसमें दोस्तों, है ना। भारत है, भूटान है, आपका बांग्लादेश है, ठीक है, तो बांग्लादेश भी इसमें आ जाएगा, आप नोट कर लीजिएगा। म्यांमार भी इसमें है, नेपाल है, श्रीलंका है, थाईलैंड है ना। यानी कि बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, टोटल इसमें 7 देश हैं। टोटल बिम्स्टेक में कितने देश हैं, 7 देश हैं, है ना। इसमें मालदीव आपका शामिल नहीं है। स्थापना होती है 1997 में, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। ये बंगाल की खाड़ी के पड़ोसी देश हैं आपके। अगला प्रश्न है आपका कि बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है। देखिए बिहार में जो कृषि पद्धति है ना, बिहार कैसा है, भारत ही एक कृषि प्रधान देश है आपका, और बिहार में भी लगभग लोग कृषि पर ही आधारित है आपका। तो बिहार में जो कृषि है दोस्तों ये जीवनदायी है ना। बिहार में जो कृषि है ये जीवनदायी है, और आपका इसी को हम कह सकते हैं कृषि जो है जीविकोपार्जन है आपका। यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा, केवल एक हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, केवल एक आपका सही है। यानी कि जो बिहार में दोस्तों, अच्छा ये ज़्यादा जूम हो गया नहीं, बिहार में जो कृषि है वो जीवनदायी कृषि है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं, अगला प्रश्न है आपका 37 नंबर। 37 प्रश्न कह रहा है कि प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है। प्रति व्यक्ति आय में कह रहा है। देखिए प्रति व्यक्ति आय में सबसे जो गरीब जिला है अपना बिहार का, वो हो जाएगा आपका दोस्तों मधेपुरा। वो जिला कौन सा है जी, तो प्रति व्यक्ति आय में दोस्तों आपका मधेपुरा सबसे गरीब जिला है। ये आपको दोस्तों याद रखना पड़ेगा, है ना। यानी कि मधेपुरा हो जाएगा सबसे गरीब। और मधेपुरा के बाद किसका नंबर आता है, तो मधेपुरा के बाद आता है सुपौल का, ठीक है, सुपौल आता है। सुपौल के बाद नंबर आता है दोस्तों आपका शिवहर का, ठीक है, सुपौल के बाद आता है शिवहर का, है ना। ये सबसे गरीब जिला है आपके, सबसे गरीब मधेपुरा, उसके बाद सुपौल, उसके बाद शिवहर है आपका। ये याद रखना है प्रति व्यक्ति आय में, है ना, प्रति व्यक्ति आय के मामले में। और एक प्रश्न बताइए कि सबसे अधिक आय वाला जिला कौन सा होगा, तो सबसे अधिक आय वाला जो जिला होगा वो है आपका पटना, है ना। वो कौन सा जिला है जी, वो पटना हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका 38 नंबर, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां पर आयोजित हुआ था। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो होता है वो कब होता है, तो इसकी जब स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885, है ना। और ये होती कहाँ, तो मुंबई में होती है, और यहीं इसकी प्रथम अधिवेशन हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। कांग्रेस की जब स्थापना होती है दोस्तों, उस समय गवर्नर कौन थे बताइएगा। उस समय जो गवर्नर थे वो थे आपके डफरिन, है ना, लॉर्ड डफरिन उस समय गवर्नर थे आपके, है ना, लॉर्ड डफरिन उस समय गवर्नर थे। और ये आपको ध्यान रखना है। कांग्रेस की स्थापना के समय अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी। इसकी स्थापना कौन किया था, तो A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज यूले थे। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका 39 नंबर कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष
कौन निर्वाचित हुए थे? 1938 की बात कर रहा है। देखिए 1938 में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो आपके थे सुभाष चंद्र बोस, है ना। सुभाष चंद्र बोस जी 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कहाँ से इन्होंने अध्यक्षता किया था? तो हरिपुरा, है ना। हरिपुरा अधिवेशन हुआ था आपका 1938 में, और ये अध्यक्ष किए थे पहली बार 1938 में किए थे। फिर क्या होता है कि 1939 ईस्वी में, है ना, 38 में तो ये किए ही, 1939 में दोस्तों त्रिपुरा में भी इन्होंने अध्यक्षता कर दिए, लेकिन गांधी जी के बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा था उस समय गांधी जी के द्वारा, है ना। और लेकिन इसमें भी आपको सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता किए थे त्रिपुरा अधिवेशन 1939 वाला, ये भी आपको याद रखना है। और बहुत ज़्यादा विरोध होने के वजह से कांग्रेस का 1939 में ही दोस्तों ये अपना मतलब अध्यक्ष पद से क्या कर देते हैं? त्याग दे देते हैं। और त्याग पत्र देने के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था ये आपको पूछा जाता है। तो त्याग पत्र देने के बाद राजेंद्र प्रसाद बने थे, है ना। त्याग पत्र देने के बाद दोस्तों अध्यक्ष कौन बने थे? तो वो राजेंद्र प्रसाद बने थे। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों, है ना, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे, है ना। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे सुभाष चंद्र बोस। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किए थे? 1939 ईस्वी में किए थे। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, 1939 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? बताइए कौन सुमेलित है? पशु मेला सोनपुर, बिल्कुल सही बात है। पशु मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर जो है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, आपको ध्यान रखना है। सौराठ मेला मधुबनी, ये भी आपका बिल्कुल सही है। विवाह पंचायती मेला विवाह पंचमी मेला सीतामढ़ी, ये भी ठीक है दोस्तों। और उपरोक्त सभी सुमेलित है, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर, है ना। इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए हरिहर मंदिर, हरिहर नाथ मंदिर एक पूछा जाता है कि बिहार में हरिहर नाथ मंदिर कहाँ है? बताइए तो हरिहर नाथ मंदिर, है ना, तो सोनपुर में है दोस्तों आपका हरिहर नाथ मंदिर। कहाँ है? सोनपुर में है आपका हरिहर नाथ मंदिर, याद रखना है। सौराठ मेला जो हुआ था, है ना, इसकी शुरुआत किसने किया था? राजा हरि सिंह देव ने किया था इसकी शुरुआत, है ना, सौराठ मेला का। अगला प्रश्न है आपका 41 नंबर। तो कुछ हम सवाल अब करेंट अफेयर का भी देख लेते हैं। जनवरी 2023 में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? बताइए। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ बनाए गए हैं अनिल कुमार लाहोटी को, है ना। अनिल कुमार लाहोटी को दोस्तों बनाया गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। जनवरी 2023 में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ अनिल कुमार लाहोटी। चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 42 नंबर की किस देश ने जनवरी 2023 से एक वर्ष के लिए वासेनार व्यवस्था के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता ग्रहण की है? देखिए वासेनार व्यवस्था, तो वासेनार व्यवस्था जो किया गया है दोस्तों, ये भारत के द्वारा मतलब कि ये किया जाएगा अध्यक्षता आपका, है ना, अध्यक्षता ग्रहण किया गया है 1 जनवरी 2023 से एक वर्ष के लिए ये भारत अध्यक्षता करेगा। आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है कि 74वें गणतंत्र दिवस परेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ना। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला था? आपको पता है कि गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी को परेड होता है दोस्तों दिल्ली में, है ना। और इस परेड में प्रथम पुरस्कार दिया गया था दोस्तों आपके उत्तराखंड के झांकी को। जी हाँ, उत्तराखंड के झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला था 74वें गणतंत्र दिवस में आपका। और उत्तराखंड के जो झांकी का नाम क्या था? तो झांकी का नाम था दोस्तों आपका, है ना, मानस खंड झांकी। क्या नाम था? मानस खंड, ठीक है, याद रखना है, मानस खंड झांकी इसका नाम था और इसको प्रथम पुरस्कार मिला था आपका, ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर है 44 नंबर कि भारतीय सेना ने जनवरी 2023 में अभ्यास त्रिसाकरी प्रहार संयुक्त प्रशिक्षण का आयोजन कहां पर किया था आपका? देखिए भारतीय सेना 2023 में एक प्रशिक्षण किया त्रिसाकरी प्रहार, और ये त्रिसाकरी प्रहार जो प्रशिक्षण हुआ था दोस्तों, ये कहाँ पे हुआ था? तो बंगाल में हुआ था, है ना, उत्तरी बंगाल में। यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, उत्तरी बंगाल। क्या आंसर हो जाएगा? उत्तरी बंगाल में। और अगला प्रश्न है आपका 45 नंबर कि 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए कर्नाटक में स्थापित मतदान केंद्रों की कुल संख्या कितनी थी?
तो मतदान केंद्रों की जो कुल संख्या थी वो थी आपका, मैं बता देता हूं, 58,282 है ना, 58,282 थी। ऑप्शन नंबर आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका आंसर डी नंबर है ना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर 58,282। अगला प्रश्न है आपका 46 नंबर कि विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में 75 किलोग्राम वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है 2023 का, कि 2023 में दोस्तों विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोर्गेहेन है ना, तो लवलीना बोर्गेहेन जो थी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। आपका याद रखना है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर, विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2023, विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2023 में कब मनाया गया। देखिए पशु चिकित्सा दिवस जो मनाया जाता है ये हर साल अप्रैल के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है। ठीक है, हर साल एक दिन नहीं मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि विश्व पशु चिकित्सा दिवस जो है ना, प्रत्येक साल अप्रैल के आखिरी शनिवार को मनाते हैं। तो इस बार मनाया गया था आपको 29 अप्रैल को। ठीक है, इस बार कब मनाए, तो 29 अप्रैल को इस बार मनाया गया था। याद रखना है, प्रत्येक वर्ष के आखिरी शनिवार को, प्रत्येक वर्ष के अप्रैल के आखिरी शनिवार को। अगला है आपका 48 नंबर कि 68वें हुंडई फिल्म फेयर पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता था। देखिए 68 हुंडई फिल्म फेयर पुरस्कार में दोस्तों गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म है ना, फिल्म का नाम याद रखना है, गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता था। और इस अवार्ड शो में सलमान खान, मनीष पॉल, आयुष्मान खुराना ने होस्ट किया था इसको। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका 49 नंबर की एग्जिम बैंक के वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने। देखिए इसके अलावा हमारे यहाँ देखिए 9 बजे भी क्लास चल रही है रात में है ना, 9 बजे एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है। ठीक है, एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है जिसमें प्रत्येक चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन आंसर करवाया जा रहा है। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, सभी का दोस्तों आपका है ना। और अगर इसका आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7857824310। मात्र इसमें जुड़ने के लिए, लेने के लिए 499 चार्ज है ना, यहाँ से आपको मिल जाएगा 499 चार्ज है इसमें। और ये पे करना पड़ेगा इसी नंबर पर, और जो भी पे करेंगे तो इसी नंबर व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज देना है पेमेंट वाला, ताकि आपको ग्रुप में जोड़ा जा सके और आपको पर्सनली सारे आपको जो पीडीएफ नोट्स है वो आपको प्रोवाइड हो जाएगा। फिर डेली क्लास भी आपको मिलेगा, सब चीज़ आपको मिलेगा। ठीक है, जितना क्लास हुआ वो भी आपको मिल जाएगा आपका, है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि एग्जिम बैंक के वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने। देखिए एग्जिम बैंक मतलब होता है आयात निर्यात बैंक है ना, तो एग्जिम बैंक के प्रबंध निदेशक जो बने हैं वो हर्षा बंगारी बने हैं दोस्तों, है ना। कौन बने हैं, हर्षा बंगारी बने हैं एग्जिम बैंक के वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक। इसकी स्थापना कब होती है एग्जिम बैंक की, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एग्जिम बैंक की स्थापना होती है दोस्तों आपका 1 जनवरी 1982 को, है ना। 1 जनवरी 1982 को इसकी स्थापना होती है, नोट कर लेना है ना, 1 जनवरी 1982 को। और लास्ट प्रश्न है आज का 50 की पुस्तक है ना, वार एंड वुमन पुस्तक है दोस्तों। वार एंड वुमन किसने लिखी है बताना है। वार एंड वुमन किसकी पुस्तक है, अरविंद मंगलोई की, या फिर आपका ऑप्शन नंबर बी है सौम्या स्वामीनाथन, मेघनाथ देसाई, या डॉक्टर M.A. हसन। तो दोस्तों वार एंड वुमन है ना, वार एंड आपका वुमन, तो वार एंड वुमन जो आपका पुस्तक है ये है आपका डॉक्टर M.A. हसन की। किसकी पुस्तक है, M.A. हसन की आपकी पुस्तक है। और इस पुस्तक में दोस्तों बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान युद्ध अपराधों की व्याख्या की गई है वार एंड वुमन में आपका, है ना। तो आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर डी। तो ये रहा आज का टेस्ट, उसका आंसर आपको दे दिया गया है, इसको आप टेस्ट के रूप में लगाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न था एग्जाम के व्यू से, और जितना हो सका मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया। हर एक क्वेश्चन से आपको लगभग 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन तक बता दिए, ताकि आप लोग का पूरा रिवीजन होते चला जाएगा, है ना। और फिर धीरे धीरे सुनते सुनते आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो डेली ये टेस्ट होती है आपके 3 बजे। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा ये व्हाट्सएप पर, है ना। इसमें 499 आपको एक बार पे करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको मिल पाएगा दोस्तों। ठीक है जी, तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं और फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में, है ना। देखिए तैयारी आप लोग एकदम जोर शोर से करते रहिए, है ना।
किसी प्रकार की ढिलाई नहीं होनी चाहिए, है ना, किसी प्रकार की ढिलाई नहीं होनी चाहिए, है ना। जब तक तोड़ेंगे नहीं दोस्तों तब तक छोड़ना नहीं है, एकदम ये स्थिति होनी चाहिए, है ना। तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आप लोग भी इसी को आपको ध्यान रखना है, एकदम लगे रहना है, क्योंकि अब धीरे धीरे करके दिन निकलते जा रही है आपकी, है ना। और अपनी तैयारी को जारी रखें। रात में 9 बजे से आज क्लास होगी एनसीईआरटी हिस्ट्री वाला, और हिस्ट्री का हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर क्लास 9, है ना, जो आपको एग्जाम के व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 9 10th से ही आपका 80% सवाल रहेगा, है ना। 80 से 85% सवाल आपका 9 10th से ही रहेगा, है ना। कुछ सवाल आपका अपर हो सकता है, ठीक है, तो वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 बजे आपकी क्लास होगी आज। फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल हम लेकर के आएंगे, 70 से 80 प्रश्न हम वहाँ पर लेकर के आए हैं, तैयार हो गया है ना। तो 9 बजे से आप लोग जरूर से जरूर जुड़ना है, ठीक है। इसका पीडीएफ नोट्स के लिए आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, यह नंबर आपको दिया गया है 7857824310। जो भी आपका सवाल होगा, है ना, देखिए अगर पढ़ाते वक्त कुछ अगर कुछ गलत निकल जाता है ना, कभी कोई वर्ड गलत निकल जाता है ना, पढ़ाते पढ़ाते फ्लो में निकल जाता है, तो आप लोग थोड़ा सा उसको माफ़ करना है ना। अगर गलत निकल जाता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, बता दीजिएगा, ताकि बच्चे को किन्हीं को अगर नहीं पता है तो उनको दिक्कत लगेगा, है ना। कभी कभी हो जाता है ऐसा, सबसे होता है ना, हमसे भी हो जाता है और दूसरे लोग से भी हो जाता है, आपसे भी हो जाता होगा। कभी कभी लगेगा कि हम सही बोल रहे हैं लेकिन वो निकल रहा है गलत, है ना। लगेगा हम सही लिख रहे हैं और लिखा जाता है वो गलत, ऐसा होता है कभी कभी, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग ज़्यादा मतलब अथी नहीं होना है ना। ये कोई मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है, ये कभी कभी हो जाता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ध्यान में आ जाता है, कभी कभी ध्यान में नहीं आता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। रात में भी देखिए यही हुआ, रात में मैंने एक सवाल था कि कांग्रेस की स्थापना, वहाँ पर 1985 लिखा गया था ना, और ध्यान में बोल रहे हैं 1885 और टिक कर रहे हैं 1985, तो यही होता है कभी कभी, ठीक है। चलिए, तो आज इतना ही रहने देते हैं और फिर मिलते हैं कल, है ना। रात में भी आपकी क्लास होगी, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, तैयारी करते रहिए अपनी ज़ोर शोर से और लगे रहिए। धन्यवाद दोस्तों।